India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करते हुए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चे गोद लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। समलैंगिक जोड़ों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। 18 अप्रैल को है सुनवाई। महिला सेना अधिकारियों की पदोन्नति में भेदभाव के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। रक्षा मंत्रालय को अवमानना कार्रवाई की दी चेतावनी। कहा, जल्द पदोन्नति सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में अवैध और जबरन बच्चेदानी ऑपरेशन पर दिखाई सख्ती। स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को 3 महीने के भीतर दिशा निर्देश लागू करने का दिया निर्देश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्य कॉलोनी में पेड़ कटाई के खिलाफ विरोध करने वाले एक्टिविस्ट को दी राहत। एफआईआर की रद्द। कहा, नागरिकों को विरोध करने का है लोकतांत्रिक अधिकार। India Legal presents Courts Roundup. तो सबसे पहले बात करते हैं समलैंगिक के विवाहों को लेकर जनमानस में जागरूकता पैदा करने को लेकर जो प्रयास चल रहे हैं। समलैंगिक विवाहों को लेकर जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्हें लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि समलैंगिक परिवार भी स्त्री पुरुष परिवार की इकाइयों की तरह समाज में समान व्यवहार है। ये बात दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग या DCPCR ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहे। दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग या DCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के साथ सुनवाई की मांग की। DCPCR ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चे गोद लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके लिए याचिका में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ को 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करनी है। याचिका में कहा गया है कि पुरुष स्त्री जोड़ों की तरह समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे अभिभावक बन सकते हैं। दुनिया के 50 से ज्यादा देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देते हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समलैंगिक जोड़ों के बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर असर पड़ता है। याचिका में कानूनी समस्याओं पर भी दलील रखी गई है। कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मौजूदा कानूनों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा गोद लेने के कानून पुरानी मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित है। वर्तमान समय से उनका नाता नहीं है। समलैंगिक जोड़ों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। ऐसे में अलगाव के वक्त गुजारा भत्ता तय करने, बच्चे की कस्टडी लेने में पति पत्नी वाला विवाद नहीं रहेगा। आवेदन में कहा गया कि DCPCR बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय बच्चों पर समलैंगिक विवाह के प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने में सक्षम होगा। वैधानिक निकाय ने कहा कि पुरुष स्त्री माता पिता की तुलना में समान लिंग वाले जोड़ों को पालन पोषण में अच्छा या बुरा होने के संबंध में कोई फायदा या नुकसान नहीं है। ये भी तर्क दिया गया कि घरेलू हिंसा, भरण पोषण और कस्टडी जैसे मुद्दों के लिए लिंग तटस्थ
दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। याचिका में कहा गया कि समलैंगिकों को समान अधिकार देने पर स्वीकृति, आत्मसात और वैधता मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार को सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के बीच व्यापक सहमति थी, विशेष रूप से इस सवाल पर कि क्या समान लिंग विवाह को 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। महिला सेना अधिकारियों की पदोन्नति में पक्षपात के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी आदेश पारित करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट महिला अधिकारियों की अर्जियों पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेना अधिकारियों के लिए रैंक पदोन्नति में अनुचितता और भेदभाव के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक बबीता पुनिया के फैसले के बाद स्थायी कमीशन दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की खंडपीठ महिला अधिकारियों को अर्जियों पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाओं में भारतीय सेना पर पदोन्नति पर विचार करते समय मनमानी और भेदभावपूर्ण नीतियों का आरोप लगाया गया था। ये आवेदन लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम भारत संघ के मामले में दायर किए गए थे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने माना था कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मानदंड अप्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने महिला सेना अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार पर चिंता व्यक्त की और रक्षा मंत्रालय को चेतावनी दी कि वो उनकी पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी आदेश पारित करेगी। भारतीय सेना ने आखिरकार महिला अधिकारी ने अपने लिए विशेष चयन बोर्ड आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की। फिर चयन बोर्ड ने इस वर्ष जनवरी में लगभग 246 महिला अधिकारियों के आवेदनों पर विचार करना शुरू किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की खंडपीठ को बताया गया कि भारतीय सेना में महिलाओं को पदोन्नत करने या कमांड पोस्टिंग लेने में नई बाधाएं खड़ी की गई। इनमें महिला अधिकारियों की नवीनतम वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR या प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए चयन बोर्ड का इनकार, यथानुपात आधार पर रिक्तियों को भरने पर जोर देना या जानबूझकर पदोन्नत की गई महिला अधिकारियों को नियुक्त करना शामिल है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, अगले दिन अगर आप हमें कुछ और बताएंगे तो हमें अवमानना का नोटिस जारी करना होगा। अब हम आपको अपना घर व्यवस्थित करने का अंतिम अवसर दे रहे हैं। सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया मामले में 2020 को फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय सेना की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूरी तरह से बाहर करने की नीति अवैध है। इसके बाद मुकदमेबाजी के दूसरे दौर की शुरुआत हुई। कोर्ट ने फैसला दिया था कि उस समय स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए अपनाए गए मूल्यांकन मानदंड मनमाना और तर्कहीन थे। कोर्ट ने नए निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन के आवेदन अब अधिकारियों पर विचार किया जाना है। इन प्रगतिशील फैसलों के बावजूद सेना में महिला अधिकारियों को भेदभाव और संस्थागत प्रतिरोध के नए आरोपों के साथ कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में अवैध और जबरन बच्चेदानी का ऑपरेशन करके उसे हटाने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया। इस प्रक्रिया को हिस्टेरेक्टोमी भी कहा जाता है। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को 3 महीने के भीतर हिस्टेरेक्टोमी पर दिशा निर्देश लागू करने का निर्देश दिया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की खंडपीठ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि इन राज्यों में संघीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कई महिलाओं को अनावश्यक रूप से हिस्टेरेक्टोमी से गुजरने के लिए मजबूर किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की अपर्याप्तता के कारण इन महिलाओं को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए
लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जहां उन्हें अपने गर्भाशय को हटाने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सरकार से अस्पताल उच्च बीमा शुल्क में रैंकिंग हासिल कर सके। इससे न केवल मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी, बल्कि इन महिलाओं में कैंसर का खतरा भी बढ़ गया है। अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2013 की इस याचिका में निजी स्वास्थ्य सेवा उद्योग में निगरानी, निरीक्षण और जवाबदेही, योजना, मेडिकल लागत के लिए मुआवजा और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार और आरोपी डॉक्टरों के निलंबन के लिए स्वतंत्र निगरानी की मांग की गई। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो इस मुद्दे को हल करने के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्य कॉलोनी में पेड़ कटाई के खिलाफ विरोध करने वाले एक्टिविस्ट को राहत दी है और कहा है कि नागरिकों को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट अभिजीत माइकल के खिलाफ एफआईआर रद्द की और मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि नागरिकों की आवाज दबाई ना जाए। अभिजीत माइकल ने आईएएस अफसर अश्विनी भिंडे को कुछ संदेश मोबाइल पर भेजे थे, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इन संदेशों में कोई आपत्तिजनक सामग्री या कोई अश्लीलता नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के हक पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मेट्रो कारशेड के लिए आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ ग्रीन एक्टिविस्ट पर केस करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। 2018 में ग्रीन एक्टिविस्ट अभिजीत माइकल ने आईएएस अधिकारी अश्विनी भिडे को कुछ संदेश भेजे थे। इस बाबत पुलिस ने माइकल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक्टिविस्ट जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस एमएम सतहाई के खंडपीठ ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु निवासी अभिजीत माइकल के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि संदेशों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था और आरोपी केवल लोकतांत्रिक अधिकार का दावा करने की कोशिश कर रहा था। बेंच ने कहा उनका इरादा जंगल की रक्षा करना था। इन संदेशों में कोई आपत्तिजनक सामग्री या कोई अश्लीलता नहीं है। इस देश के नागरिक का अपना दृष्टिकोण रखने, आपत्ति करने, विरोध करने, अपनी बात रखने, आग्रह करने आदि का लोकतांत्रिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा कि एक आभासी प्रदर्शनकारी के खिलाफ मामला दर्ज करना नागरिकों के अधिकारों पर आक्रमण करेगा, चाहे शिकायतकर्ता कितना भी उच्च पद पर आसीन हो। कोर्ट ने इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ पुलिस को आगाह भी किया। इस तरह की शिकायत पर, जैसा कि इसमें शामिल है, पुलिस को कभी भी देश के किसी भी सामान्य नागरिक को आपराधिक कानून के तहत दर्ज नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये उसकी आवाज को दबाने जैसा होगा जिसे वह गलत चीज मानता है। मुंबई के आखिरी ग्रीन लंग्स के रूप में प्रसिद्ध आर्य कॉलोनी में हजारों पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए 2018 में कई पर्यावरणविद और ग्रीन एक्टिविस्ट एक साथ आए थे। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL ने आर्य में मेट्रो लाइन कारशेड की योजना बनाई थी, जिसके लिए अंततः उस वर्ष 2000 से अधिक पेड़ काटे गए थे। लगभग इसी समय MMRCL के IT प्रमुख संजय दानी ने BKC पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि MMRCL के तत्कालीन MD अश्विनी भिडे का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें कई मैसेजेस आए हैं। इसके बाद माइकल पर मामला दर्ज किया गया था। माइकल ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा 2 व्यक्तियों को दी गई जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अस्पताल में महिला द्वारा मृत बच्चे को जन्म देने के बाद कथित रूप से डॉक्टर पर हमला किया था। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,
जब किसी मरीज के साथ कोई दुर्घटना होती है तो डॉक्टरों को धमकियों का सामना करना पड़ता है। मामूली उकसावे पर भी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया जाता है। केरल राज्य में प्रचलित कानून और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को गंभीर अपराध मानने के बार बार के अदालती आदेशों के बावजूद उनके खिलाफ हिंसा की पुनरावृत्ति होती है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की घटनाओं से निपटने के दौरान अदालतों द्वारा अपनाया गया आकस्मिक दृष्टिकोण भी इस तरह की हिंसा का सहारा लेने की प्रवृत्ति में बढ़ावा देता है। अदालत डॉक्टर द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने हमलावरों को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 2 लोगों ने डॉक्टर पर कथित तौर पर हमला किया, जिससे उनकी नाक टूट गई। अभियुक्तों ने पहले अग्रिम जमानत के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोझिकोड का दरवाजा खटखटाया, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हालांकि जब आरोपियों ने कुछ दिनों बाद प्रधान सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्हें उसी दिन जमानत दे दी गई। इसे डॉक्टर ने यह कहते हुए चुनौती दी कि जमानत आदेश बिना विवेक का उपयोग किए और आरोपों की गंभीरता पर विचार किए बिना पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की मांग करने वाली याचिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संकेत दिया कि ये मानकीकरण की कवायद करेगा और पूरे भारत में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए ई वाहन या ई चालान के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश लाएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई में इस मामले में एमिकस क्यूरी एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने खंडपीठ को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कई बैठकें की। विवादित आदेश में एमवी एक्ट की धारा 136A के प्रावधानों को लागू करने के तौर तरीकों पर सहमति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जस्टिस AM सप्रे द्वारा एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया। एक्ट की धारा 136A प्रावधान करती है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों पर या किसी राज्य के भीतर किसी शहरी इलाके में जिसकी जनसंख्या अधिक है, उपधारा 2 के तहत प्रदान किए गए तरीकों से सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी, ऐसी सीमा तक जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। एडवोकेट अग्रवाल ने अदालत को बताया कि 18 मार्च 2023 को हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों सहित हितधारकों ने भाग लिया और समिति की सहायता के लिए ASG माधवी दीवान भी मौजूद रहे। बैठक में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने संकेत दिया कि मंत्रालय मानकीकरण की कवायद करेगा और ई वाहन अथवा ई चालान के साथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एकीकृत करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश लाएगा। इसके अलावा MORTH ने MV एक्ट 1988 की धारा 136A को लागू करने के तौर तरीकों के संबंध में पूरे देश में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को मानकीकृत करने की आशा की। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक्ट की धारा 136A के तहत प्रभावी ई प्रवर्तन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर NCRB को प्रस्ताव तैयार करने का कार्य सौंपने के अपने निर्णय से अवगत कराया। इस पर ध्यान देते हुए पीठ ने आदेश में कहा, उपर्युक्त विकास के मद्देनजर और चूंकि NCRB को MV एक्ट के 136A के तहत राष्ट्रव्यापी रोल आउट को लागू करने के तौर तरीकों का अवधारणा पत्र तैयार करना है, हम वर्तमान में 8 अगस्त 2023 तक की कार्रवाई पर कायम हैं। हम एडवोकेट गौरव से अनुरोध करते हैं अग्रवाल सुनवाई की अगली तारीख तक अपडेट स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। इससे पहले अग्रवाल ने पीठ को सूचित किया कि याचिका में उठाया गया मुद्दा राज्य विशिष्ट है और 15 राज्यों ने 90% सड़क दुर्घटनाओं में योगदान दिया। अब हम फेक न्यूज की बात करेंगे। फेक न्यूज कितनी घातक हो सकती है, इसका उदाहरण हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। इसको लेकर सरकार भी काफी सजग है। सरकार ने फेक न्यूज से निपटने के लिए गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी इंटरनेट कंपनियों को भी आदेश जारी किए हैं। देश में कई फैक्ट चेकर ने फेक न्यूज को फैलने से रोका। वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक्स
और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर इंटरनेट कंपनियां फैक्ट चेकर द्वारा जांच की गई गलत या भ्रामक जानकारी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफल रहती हैं तो वो विशेषाधिकार खो सकती हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज से जुड़े कानूनी पहलू की जानकारी देंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर कई बार फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाले मैसेज देखे हैं। कई बार इंफॉर्मेशन आपके बिना देखे बिना जाने कि फैक्ट थी या फेक ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। लोग इतना ज्ञान ले रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि किसी के पास टाइम नहीं है फैक्ट चेक करने का। पर क्या आपको पता है स्प्रेडिंग फेक न्यूज कैन लैंड यू अप इन जेल। पर फेक न्यूज होती क्या है? फेक न्यूज मतलब कोई ऐसी स्टोरी, वो ऐसी खबरें जो सही नहीं है। दोज आर फॉल्स, फैब्रिकेटेड। पर अब इंडिया में फेक न्यूज फैलाने की सजा क्या है ये भी समझ लीजिए। द ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कम्स अंडर सेक्शन 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। False alarm or warning, disaster information leading to panic will be punishable under section 54 of Disaster Management Act. Spreading rumors, fake reports, fake statement, news that creates chaos will be punishable under section 153 and section 505 of IPC. Information causing defamation shall be punished under section 499 and 500 of IPC. और इसके अंडर पनिशमेंट 1 से 3 साल तक हो सकती है with penalty. So remember, it's important to be responsible when sharing information online and to avoid spreading fake news and causing harm. तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.